स्कूल में हम लोग कैरियर वॉल बना सकते हैं, हम लोग कैरियर के मैगजीन्स मंगा सकते हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है ना स्कूल लेवल पे जब होगी तो बच्चे का अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा, और जब अवेयरनेस बढ़ेगा तो वो खुद डिसाइड भी कर सकता है कि उसे क्या करना है। जैसा हर जनरेशन में ना एक ट्रेंड चला है आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। अब जब मेरी 10वीं हुई थी तो उस वक्त कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ट्रेंड चला हुआ था, ठीक है। अब तकरीबन 2001 की बात है ये। तो उस वक्त में कंप्यूटर उतने आसानी से दस्तयाब भी नहीं होते थे, कोर्सेज भी और हाँ, और वो वक्त में कंप्यूटर है क्या वाला। आज जिस तरह से लोग मोबाइल इस्तेमाल करते आसानी से, उस वक्त कंप्यूटर उतना आसानी से दस्तयाब नहीं होता था। तो आज के वक्त का, मेरे वक्त का ट्रेंड कंप्यूटर साइंस था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसको बोलेंगे। तो आज के वक्त में ये आपको ज्यादा मालूमात है, तो आज कौन सा ट्रेंड शुरू है? ये ट्रेंड की बात आपने जो कही बिल्कुल सही है। हर जमाने में ट्रेंड्स चेंज होते हैं, और अभी जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इनकलाब आया हुआ, रेवोल्यूशन आया है, अब तो ट्रेंड जो है ना, इसको बोलते हैं ना हम लोग जनरेशन गैप। ये जनरेशन गैप पहले 10-10 साल के अंतर में आता था, अभी जो 6-6 महीना और 1-2 महीने के जनरेशन गैप हो गए। कि जो मोबाइल फोन, जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर आज से 3 महीना पहले, जैसे वीडियो एडिटर्स की मैं ही बात कर रहा हूँ, वो वीडियो एडिटर्स जो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले जो ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे, 6 महीने के बाद में वो कोई दूसरा सॉफ्टवेयर अपडेटेड आ जाता है, उनको उससे अपने आप को मालूमात लेनी पड़ती। तो ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन फिलवक्त जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डेटा साइंस, मशीन, चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, उसी तरह से वो तो एक एआई का टूल है, समझिए। ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल है, और मशीन लर्निंग है, एनवायरमेंटल साइंस है, ये सारे फील्ड ऐसी हैं जिसमें ट्रेंड्स इस साल। माफ करना सर, फिर से एक बार ये चीज रिपीट करें, और मैं चाहूंगा ये चीज को गौर से पेरेंट्स ने सुनने मांगता है, पेरेंट्स की तवज्जो चाहूंगा मैं ये चीज के लिए, आप दोबारा से रिपीट करें। जी, अभी जो मौजूदा जमाने के ट्रेंड्स हैं उसमें एक्चुअल बेस तो कंप्यूटर साइंस का ही है। आपको अपने बच्चे को अब स्कूल लेवल से, पहले हमारा सिस्टम ये था कि हम पहले टाइपिंग सिखाते थे, बिल्कुल, उसके बाद में कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिखाते। अभी भी मैंने देखा है कई स्कूल में ऑपरेटिंग सही से नहीं सिखाई। आप ये तय कर चलेंगे 5वीं, 6वीं, 7वीं में आपके बच्चों को एमएस ऑफिस आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भले से वो कोई भी स्कूल में पढ़ता, कोई भी मीडियम में पढ़ता। और अगर स्कूल में इंतजाम नहीं है तो घर में इंतजाम, और 8-9 में कोडिंग आना चाहिए। 8-9 10 में आपको कोडिंग लैंग्वेजेस, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, उससे वो सेटिस्फाई, मतलब एटलीस्ट वो फैमिलियर होना चाहिए। वरना क्या होगा कि 10th के बाद में जिस जबान में लोग बात करेंगे ना, वो जबान उसको समझेगी नहीं। मतलब आम जो बोलचाल है, भले से हिंदी में कोई बात कर रहा होगा, बट जो टर्म स्पीच करेगा वो, तो उसके समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। जैसे डिजिटल करेंसी अगर आप कोई बोले, अब डिजिटल करेंसी के बारे में किसी को मालूम नहीं है अगर, तो उससे क्या लेगा, मतलब डिजिटल करेंसी मतलब क्या। तो वैसे ही आपको नॉर्मल पहले तो कंप्यूटर की बेसिक चीजें आना चाहिए, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, उसी तरह से रोबोटिक्स है, उसी तरह आप जो करने का एनवायरमेंटल साइंस है उसमें, और जो ट्रेंडिंग वाले करियर ऑप्शंस है उसके अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मार्केट रिसर्चर काम कर रहे हैं, जो लोग बहुत सारे चीजों को, जैसे कम्युनिटी को वो लोग मैनेज कर रहे हैं कि कौन सी, जैसे स्टूडेंट कम्युनिटी है, नौजवानों की कम्युनिटी इंस्टाग्राम पर क्या कर रही है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, तो कौन सी चीज पिच की जाएगी वहां पर, ये मार्केट रिसर्च का काम होता है। उसी तरह से एक होता है ट्रेंड वाला जो कोर्स अभी चल रहा है बहुत ज्यादा, वो है फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट। हमारे कुछ बच्चे जो 6वीं, 7वीं, 8वीं में अभी ये वीडियो जो देख रहे हैं, अगर उनको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, मैं कहूंगा कि वो बहुत अच्छे से इस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि एक्सेल, एडवांस एक्सेल वो सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि जो बहुत सारे एनालिसिस खुद से करके आपको उसमें से इन्फ्रेंस निकालने आना चाहिए। इसके अलावा लॉ में अगर हम लोग देखें, लॉ जो LLB वगैरह, तो उसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ और साइबर लॉ, ये दो का आगे जो है वो काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, और उसमें काफ़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी तो भी पूरा, क्योंकि साइबर, सर अभी आपने देखा होगा कि अपनी बहन के मोबाइल से 20,000 रुपए अकाउंट से चला, फ्रॉड हो रहा है। ये साइबर सिक्योरिटी का जो साइबर एक्सपर्ट जो वकील होंगे उनका डिमांड बढ़ जाएगा, जो कॉर्पोरेट लेवल के जो रूल्स को जानते होंगे उनका डिमांड बढ़ेगा।
तो उसी में अगर बच्चा आगे बढ़ेगा, पढ़ाई करेगा, तो आगे उसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और उसी तरह से कुछ जो फील्ड है जो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल उसमें चेंज होती है, जैसे कि जो लोग कोकन के इलाके, साहिली इलाकों में तो वहाँ पे फिशरी साइंस है। उसी तरह से जो एग्रीकल्चर एरियाज में जो लोग हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर है। ये जो एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट है, ये एक बड़ा मतलब बिजनेस है या जिसको कहेंगे फील्ड है जिसमें बच्चे करियर कर सकते हैं। उसी तरह ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के अंदर भी जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है। जैसे हमारे बच्चे बहुत एक्सपर्ट है, आज देखिए बच्चे बहुत आसानी से कॉपी कर रहे हैं लोगों को, तो बहुत आसानी से देखकर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं सुनकर। मैंने कई बच्चों को देखा है जो कोरियन सीरियल देखकर कोरियन लैंग्वेज सीखी। उसी तरह से टर्किश जो है वो सीरियल मतलब देखकर उन्होंने टर्किश लैंग्वेज सीख ली। तो हमारे बच्चों को ये जो लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेज है, वो सीखना चाहिए। उसी तरह से सोशल वर्क, ये एक ऐसी फील्ड है जो अछूता फील्ड है, जहाँ मुझे नहीं लगता कि शोलापुर की करियर गाइडेंस के प्रोग्राम में कोई ये पूछेगा मुझसे शाम में कि सर क्या सोशल वर्क में करियर हो सकता है। हाँ। जबकि रिलायंस, उसी तरह से टाटा, उसी तरह से कोटक महिंद्रा, या इस तरह के जितने भी बड़े कॉर्पोरेट है, उनका एक सीएसआर फंड होता है। वो सीएसआर फंड के जरिए सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो साइंस के इंजीनियर, मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है, बैचलर इन सोशल वर्क्स करके एमएसडब्ल्यू। तो ये जो ट्रेंड्स है वो, और प्लस साथ में अभी हम लोगों को कुछ ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ना, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नए कोर्सेस जो है वो शुरू कर रहे हैं। जैसे NMIMS का नाम आपने सुना होगा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। उसी तरह से टीस है हमारा, TISS है। ये सारे IIPS है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, मतलब ऑटोनॉमस स्टेटस मिला हुआ है। तो ये अपने तौर पर बहुत अच्छे अच्छे नए कोर्सेज। इसके अलावा कॉमर्स में भी अभी बहुत सी नई फील्ड जैसे एक्चुरियल साइंस है, ये शुरू हुई है। तो ये काफी कुछ ऐसा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। अच्छा, कॉमर्स का आपने नाम निकाला, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। एक सवाल ऐसा भी है मेरा कि घर में कई एक फैमिली में ना 3-4 बच्चे, 2 से ज्यादा कई एक फैमिली में है। अगर 2 भी बच्चे हैं तो उसमें एक बच्चा ब्रिलियंट रहता है, एक एवरेज रहता है या बिलो एवरेज रहता है। तो सपोज अगर एक बच्चा अबाव 80% ला रहा है, एक बच्चा 60% ला रहा है, तो माँ बाप जो है वो 60% लाने वाले बच्चे की तरफ थोड़ा तवज्जो कम हो जाती है उनकी, या फिर सीधा मैं आम लफ्ज़ में बोलूंगा उसको हिकारत की नजर से देखते हैं, ये बच्चा कुछ काम का नहीं है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पेरेंट्स जो भी ये काम कर रहे हैं उसकी वजह ये है ना कि हमारे वहाँ एक सोसाइटी के अंदर एक पैरामीटर है, कामयाबी को जांचने का पैरामीटर क्या है, जो फर्स्ट क्लास आया, जिसका 90% आया, वो बहुत अच्छा मतलब है और उसको शाबाशी मिलेगी। कामयाबी का म्यार परसेंटेज पर अगर आप तय करेंगे तो यही सूरत हाल होगी। लेकिन अगर कामयाबी का लेवल या म्यार जो है, पैरामीटर्स अगर आप बदलते हैं, जो सही पैरामीटर्स है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी होता है। हमने कई बार देखा है हमारे टीचिंग फील्ड के अंदर, जो बच्चे 50, 60, 70% वाले बच्चे होते हैं ना, एवरेज बच्चे जिसको आप कह रहे हैं, हकारत से देखा जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब वही बच्चे आगे चलकर फ्यूचर में। क्योंकि उनको एक प्लस पॉइंट क्या होता है मालूम है, उनकी नाक लंबी नहीं होती। 80-90% वाली का प्रॉब्लम क्या होता है, इज्जत का मसला होता है। एक बार उसको 10th में 90% आया, अब उसको अपने इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना है। उसमें उसको एक हमने देखा है प्रॉब्लम होता है कि वो हार को बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन ये 50 वाला पहले से हारा हुआ है, तो उसको हारने के लिए कुछ है नहीं, उसके लिए मैदान खुला होता है, वो रिस्क लेना चाहता है। और जो लोग कामयाबी चाहते हैं ना, उनको मेहनत करनी होगी, उनको रिस्क लेना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 90% नहीं लाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि 90% वालों के लिए भी दुनिया है, उनका एकेडमिक वाली दुनिया है, वो मेंटल एबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। इनके पास स्किल्स है, इनके पास दूसरी एबिलिटीज है। हमारे कई बंदे ऐसे जो एवरेज वाले बंदे हैं, वो कई ऐसे कारनामे अंजाम दे रहे हैं जो कि मतलब नाकाबिले मतलब बर्दाश्त। आप देखिए, आईपीएल के अंदर मैच होता है, आईपीएल का जो कैमरा का वीडियोग्राफी है, आप खाली उसी को देखिए। हाँ, बिल्कुल। कि कौन सी टेक्नोलॉजी है कि आप 4 कैमरे से ड्रोन के साथ में 5-10 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब बॉलिंग
बॉलर जब बॉलिंग डालता है तो वापस से उसी पर आ जाता है। एक बंदा आता है नया, मतलब बैट लेकर, उसका पूरा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड कहाँ से लेकर आ जाता है? वो जो ये सब लेकर आ रहा है वो क्या 90% वाला बंदा है? बिल्कुल। और जो बंदा आपको स्टैटिस्टिक्स दे रहा है, आपको क्या लगता है उसकी सैलरी बहुत कम है? नहीं, वर्ल्ड लेवल पे भी अगर आप देखें, जैसा आपने बताया कि 90% आ गया तो उसको साइंस में डालें, लेकिन अगर आप लोग वर्ल्ड लेवल पे भी देखें तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो ज़्यादातर जो टॉप लेवल पे जो बंदे हैं वो कॉमर्स फील्ड से ही है। हाँ। उसके अलावा अगर आप ये देखें, बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो महात्मा गांधी हो या भीमराव अम्बेडकर हो या और मौलाना अबुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग जो है वो लॉयर LLB आर्ट से थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आर्ट्स फील्ड, अभी हमारे यहाँ मुंबई में जेवियर्स कॉलेज है, तो जेवियर्स कॉलेज में साइंस का जो कट ऑफ होता है वो कम होता है, 88-89 होता है, और आर्ट्स का कट ऑफ 90+ होता है। तो आर्ट्स में भी काफ़ी फील्ड है, जैसे सर ने बताया टिस है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, IIPS है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, जहाँ से बच्चे UN और यूनिसेफ वगैरह में सिलेक्शन उनका हो रहा है। तो काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी है ऐसे बच्चों की भी जिनके परसेंटेज कम आ रहे हैं, तो वो काफ़ी फील्ड्स है जो ले सकते हो। इसमें एक ज़रूरी सवाल ये भी है सर, आपने फैकल्टी तो बता दी, अब जो भी फैकल्टी में जाना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम एक ज़रूरी है, तो कौन सी फैकल्टी के लिए कौन सी एंट्रेंस एग्जाम है ये भी थोड़ा बताते चलिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी पहले के टाइम पे, हमारे टाइम पे कैसा होता था कि जो भी एडमिशन होता था वो 12th के रिजल्ट पे होता था, लेकिन अब जो है वो सिनेरियो बदल गया। बच्चा जब 12th पास करता है तो उसके सामने 15 से 18 एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th है, लेकिन उसका एडमिशन जो होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। अगर आप मेडिकल करना चाहते हैं तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप IIT, जो अराउंड 25 IITs या NITs है पूरे इंडिया में, 50 के लगभग मिला के, तो उसमें एडमिशन चाहिए तो JEE करना पड़ेगा, मेंस करना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा। अगर आपको NLU से लॉ करना है तो आपको CLAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको IIT से डिज़ाइनिंग करना है तो UCID करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या डिज़ाइनिंग में NID वगैरह में आपको जाना है तो वहाँ पे DAT, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। साथ ही साथ डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है तो वहाँ पे NDA का एग्ज़ाम होता है। अगर आपको NIFT में जाना है तो उसका एंट्रेंस होता है, आपको TIFR में जाना है तो उसका एंट्रेंस होता है। अगर आपको रिसर्चर साइंटिस्ट बनना है तो आपको आइजर का में जाना है, या अगर आपको नाइजर में जाना है तो नेस्ट करके एक एग्ज़ाम होता है। तो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस पे ही बच्चे का एडमिशन होता है। तो 10वीं के रिजल्ट के फ़ौरन बाद ही सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट कर ले, इंटरेस्ट टेस्ट कर ले, अपना कैरियर सेलेक्ट कर ले कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, और फिर उसके अगले दिन से ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देना चाहिए बच्चों को। तो अभी एक आखिरी सवाल, तलबा और सरपरस्त को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप डिमोटिवेट ना करें, चाहे उनके मार्क्स कम आए, चाहे वो कोई फेलियर का शिकार हो जाए, आप उनको मोटिवेट कीजिए। और स्टूडेंट से भी यही कहूँगा कि भाई आप लोग पढ़िए, आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग मोबाइल के चक्कर से थोड़ा बाहर आइए। आपके शौक, मतलब आप अपने शौक पूरे करेंगे, लेकिन एक 8 साल 6 साल आप मौका तो दीजिए अपने आप को बनने संवरने का। बहुत सारे बच्चों के डिस्ट्रैक्शंस है, तो मैं नौजवान जो हमारे बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन टाइम जो मोबाइल का है उससे थोड़ा आप अपने आप को बचाइए। आप जो है वो थोड़ा सामाजिक काम कीजिए, आप कॉलेज में भी रहिए, स्कूल भी पढ़िए, इंस्टीट्यूशन में भी जाइए, क्लासेस में भी जाइए, थोड़ा सा समाज में भी रहिए, समाज को भी चखिए। समाज एक बहुत बड़ा, समझिए, सीखने की जगह है। खाली कॉलेज में और इंस्टीट्यूशन में नहीं सीखता है बच्चा, समाज से सीखता है। तो हॉस्पिटल्स के दौरे करना है, या उसी तरह से कोई जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप में जाकर देखना है, या बैंक में जाके कारोबार कैसे चलता है उससे जरिए सीखना है, या उसी तरह से मुंबई में जैसे हमारे वहाँ स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है, पूरा बड़ा बिल्डिंग है दलाल स्ट्रीट पर, वो उस तरह के कुछ विजिट्स करना है। यहाँ पे शोलापुर के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसका विजिट करना है। तो आपका एक मतलब सोच बढ़ेगा थोड़ा सा। और दूसरी चीज कि आप कॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट्स को कहूँगा, पेरेंट्स को भी, कि बच्चों को जो है ना आप स्किल्स जो है वो सिखाइए, उनको मौका दीजिए कि वो क्रिएटिव बने, उनको मौका दीजिए कि वो कोलैबोरेशन में काम करें, उनको मौका दीजिए कि वो जो है वो कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर पैदा हो, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर पैदा हो। आमतौर पे देखिए, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, स्किल पैदा कैसे होगा। आप चाहते हैं
कि आपके बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग आए, जो शुरुआत में आपने कहा था कि डिसीजन सारे हम लोग लेते हैं बड़े, बच्चा क्यों नहीं ले पाता? आप मौका दीजिए। आप जब किसी दुकान पर उसको कपड़ा दिलाने गए हैं तो आप उसके चॉइस को पहले प्रेफरेंस दीजिए, उसको देखने दीजिए। उसको कपड़े का मटेरियल आप मत बता दीजिए कि नहीं बेटा ये तो कॉटन है, नहीं चलेगा। उसको कॉटन और पॉलिस्टर में खुद तो फर्क मालूम होना, उसको महसूस करने दीजिए क्या है, और अब्बू क्यों मना कर रहे हैं, अम्मी क्यों मना कर रहे हैं, टी शर्ट का कलर में क्यों क्या है। आप पहले से अपनी राय मत दीजिए, आप बाद में आप भला बुरा जो भी है आप उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए। बड़े बच्चे जो है ना, 10वीं के बच्चे हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे, पेरेंट्स से कहूंगा कि आप उनको एज अ पेरेंट बन के अपने छोटे भाई का रिजल्ट देने के लिए आप भेजिए, रिजल्ट देखने के लिए आप भेजिए। जो बच्चा 5वीं में 6ठी में है ना, तो आप उस बच्चे को, जो बड़े बच्चे को है ना, तो वो जब सुनेगा टीचर का ऑब्जर्वेशन अपने भाई के बारे में, तो कहीं ना कहीं अपना ही कनेक्शन उसको ढूंढेगा कि यार मेरे बारे में भी टीचर कुछ तो भी मेरे बड़े को ऐसे ही बोलती होगी, तो वाकई ये सही है या गलत है। तो ऐसे बहुत सारे मौके हमको तलाश करने पड़ेंगे। शादी ब्याह का मामला होता है, हम अपने बच्चों को पीछे रखते हैं, या कुछ गरीबी यानी हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम अपने बच्चों को नहीं बताना चाहते, दूर रखना चाहते। ऐसा करना बिल्कुल भी अननेचुरल चीज है। आपको प्रॉब्लम आया ना, आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। आप अपने बच्चों को बताइए कि भाई हम लोग कैसे सेविंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या खर्च हो रहा है, हम कैसे आपके लिए प्लान कर रहे हैं, आप उसके डिस्कशन कीजिए। और लास्ट में एक चीज मैं कहूंगा कि अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, जो जिसको बोलते हैं तरबियत के लिए, आउटसोर्स मत कीजिए। आज जमाना अभी क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है कि माँ बाप और बच्चे अब तरबियत के लिए वैसा निजाम नहीं कि दादी भी है, दादा भी है, चाचा भी है, अंकल भी है, फूफी भी है, तो आके बच्चे को पूछती थी क्या होती। अब तरबियत का निजाम कैसा होगा कि भाई हमको ही संभालना है, तो पेरेंट्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ टाइम देना पड़ेगा। कोशिश करें कि एक वक्त का खाना रात में सारी फैमिली मेंबर्स एक साथ में खाएं, और थोड़ा सा मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। आधा 1 घंटे का एक सेशन ऐसा लेंगे जिसमें हम लोग आपस में बैठ के गुफ्तगू करें, नहीं रोजाना, एटलीस्ट वंस इन अ वीक। ये ट्रेंड आप शुरू कीजिए। बहुत सारे बच्चे और बच्चियां अपने बहुत सारे सवाल दबा कर बैठे हुए हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, और गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में कहीं और चले जाते। तो खुशहाल माहौल रहे, जिसमें हम लोग उनको थोड़ा स्पेस दे, जिसको बोलते हैं ना कि अपनी राय देने का, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा तो आप उनको समझाइए। आज के जमाने में बच्चों आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो 12-13 साल के हैं, और उनके अंदर ये ट्रेंड है कि मैं अब्बू से बात नहीं कर रहा हूँ 3 दिन से, 4 दिन से नाराज चल रहा हूँ। पहले ऐसा कब होता था, बच्चे जब 22 साल के 24 साल के होते थे तो ऐसा कुछ होता था। तो थोड़ा सा एक फ्रेंडली माहौल बनाए। और एक चीज और कि मोबाइल जो है ना, पेरेंट्स भी यूज करते हैं। हम बच्चों को बोलेंगे कि आप यूज मत कीजिए, और आप खुद यूज करेंगे धड़ल्ले से, तो आप भी खुद थोड़ा कंट्रोल कीजिए, और लॉक सिस्टम हटाइए इससे। मैं अपने घर में, सबको मालूम है मेरे लॉक का पासवर्ड क्या है, कोई ऐप में पासवर्ड नहीं है डाला। आप भी ऐसे ही रखिए, पेरेंट्स भी, फादर भी, मदर भी। और रात में सोने का एक टाइम फिक्स कीजिए कि भाई सबका मोबाइल बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, मोबाइल फोन बंद हो जाएगा, सो जाएगी। सुबह में भी उठते ही साथ पहले मोबाइल पे हाथ नहीं जाएगा, पहले कुछ चीजें, एक्सरसाइज है, नमाज है, थोड़ा फ्रेश होंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीजें तो देखेंगे, अदरवाइज बाद में उसको थोड़ा। तो इस तरह से कुछ काम हम लोग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल में आगे हमारे बच्चे बढ़ पाएंगे। आपसे मैं ये पैगाम देना चाहूँगा तुलबा को, स्टूडेंट्स को और सरपरस्त को, पेरेंट्स को, कि बच्चों का जो मोबाइल डिस्ट्रक्शन है वो एक सबसे बड़ा मेजर कॉज है। तो मोबाइल में आपके डिजिटल वेलबींग करके एक ऐप, एक सेटिंग के अंदर है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका जो बच्चा है उसका मोबाइल कितना उसने फेसबुक पे यूज़ किया, कितना यूट्यूब पे यूज़ किया है, और कितना उसने दूसरे ऐप में यूज़ किया है। तो उसका एक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट के लिए पैगाम है कि सबसे पहले तो कैरियर गाइडेंस तो हम लोग करके चले जाएंगे, लेकिन कैरियर बनाना आप लोगों को है। तो आपको अपना गोल सेट करना है, अपना प्लान सेट करना है, और अपनी एक्टिविटीज़ सेट करना है, और उसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है कि भाई मुझे ये बनना है, मैं ये बन के रहूँगा। और वो मतलब आपके अंदर वो खुद एतमादी और वो पुख्तगी आनी चाहिए, और फिर जो है वो आप आगे बढ़ोगे और बुलंदियों पे पहुँचोगे। तो बहुत शुक्रिया। मैं जनाब हफीज़ुर रहमान अंसारी साहब और आमिर अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने शोलापुर के लिए वक्त निकाला और यहाँ के लोगों की दावत कबूल की, और यहाँ के स्टूडेंट, तलबा और असातिज़ा को गाइड करने के लिए
करियर के ताल्लुक से वक्त निकाल कर यहाँ पर पहुंचे और हमारे स्टूडियो में भी हमारी दावत को कबूल करके आए, तो मैं इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हम हूँ। भी आपके शुक्रगुजार हैं। जय हिंद।